अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर वक्त रेडिएशन से घिरे रहते हैं, हाँ, आपके अंदर भी रेडिएशंस बहुत सारी पैदा हो रही हैं और आपके आसपास चाहे रेडियो एक्टिव मटेरियल हो चाहे ना हो, आपके आसपास भी बहुत सारी रेडिएशंस हर वक्त मौजूद है। क्या कहा आपने? नहीं यकीन हो रहा है कि आपके आसपास रेडिएशंस हैं? तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि वो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं जो इवन आपके अंदर भी हैं और आपके आसपास भी मौजूद हैं। हाँ, और यस, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि जान पाए इन रेडिएशंस को क्या कहते हैं और ये रेडिएशंस कैसे पैदा होती हैं। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। हाँ, रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और आशा करता हूं कि आपने उसे जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको जरूर देखें ताकि आप इस कंसेप्ट तक को समझने में और ईज महसूस करें। याद रखिएगा कि आप साथ में वीडियो के साथ अपनी नोटबुक साथ में रखिए ताकि आप सेल्फ नोट भी प्रिपेयर करते चलें। अगर आपके साथ नोटबुक और बुक भी होगी तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर करेगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी सारे बच्चे नापसंद करते हैं, मुझे लगता है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो आई प्रॉमिस यू, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स पसंद आने लगेगा। मैंने फिजिक्स पे और भी वीडियोस बनाए हैं, उन सबको देखिए एंड आई एम श्योर अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2। तो डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो अल्फा रेडिएशंस, हाँ, अल्फा पॉजिटिव रेडिएशंस होती है ना, बीटा नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं और गामा, गामा में कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनका डिफरेंसेस जानते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं नेचर के बेसिस पे। तो अल्फा क्या है? अल्फा एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अब एग्जाम्पल ग्रुप में अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? हीलियम को पार्टिकल को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उसी तरह से बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि हाईली एनर्जेटिक या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आपको याद होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अल्फा पार्टिकल क्योंकि प्रोटॉन से बने होते हैं इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तीसरा गामा, गामा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अनडेविएटेड रहते हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं किसी भी फिजिकल कंडीशन या केमिकल कंडीशन द्वारा। ये लाइट की तरह बिना मीडियम के क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। कौन? गामा पार्टिकल। आइए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं स्पीड के बेसिस पे। तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड है। गामा की स्पीड बीटा की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है, 2.7 into 10 to the power 8, जो कि 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ना। स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10 to the power 8। तो यही स्पीड है गामा पार्टिकल्स की। आइए रेस्ट मास, जब ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जब इनमें न्यूक्लियर चेंज नहीं आया है उस समय इसका मास क्या है? तो इसका मास 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन के मास का 4 गुना। और बीटा पार्टिकल, क्योंकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है तो इसका मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा। और रही गामा पार्टिकल, कोई मास नहीं है, ये मासलेस पार्टिकल है। बड़ा अजीब पार्टिकल है, देखा आपने ना। और इसकी प्रॉपर्टीज भी सबसे अलग है, सबसे हटकर है, आगे भी आप जानेंगे इसे। फिर आता है चार्ज। अगेन अल्फा का चार्ज 2 times प्रोटॉन है, अगेन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन से बना है और ट्वाइस द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है। और बीटा अगेन नेगेटिव चार्ज है और गामा नो चार्ज, गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं है। क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन पार्टिकल को पास किया जाएगा? तो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, थोड़े होंगे, बट बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, ज्यादा होंगे।
मोर डिफ्लेक्शन शो करेंगे। पर गामा पार्टिकल में क्या होगा? यस, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। उससे अनडेविएटेड ही क्या करेंगे? सीधा ही चले जाएंगे। हाँ, डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको। आप देखेंगे कि गामा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर चले जा रहे हैं, जबकि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लेफ्ट और राइट में डेविएट होते नजर आ रहे हैं, है ना? डायग्राम में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर, यस, पार करने की क्षमता। तो अल्फा पार्टिकल सबसे कम पेनिट्रेशन कर पाते हैं, सबसे स्मॉल पेनिट्रेशन है, 3 से 8 सेंटीमीटर कर सकते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल्स ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं, लार्ज पेनिट्रेशन कर सकते हैं। और गामा पार्टिकल्स, बाप रे, वेरी लार्ज, इवन फ्यू 100 मीटर तक क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं, पार जा सकते हैं। इसीलिए जब क्या होता है, एटॉमिक रेडिएशंस जब बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों की लाइफ इसलिए चली जाती है क्योंकि उनके सेल्स अंदर से क्या हो जाता है? डैमेज हो जाते हैं, उनके सेल में म्यूटेशन हो जाता है। इवन आने वाली जनरेशंस भी उनकी क्या हो जाती है? यस, आपने हिरोशिमा नागासाकी के जो एटम बम है उसके एक्सप्लोजन के बारे में सुना था, है ना? तो वहां की जनरेशन आज तक, यस, आपने सुना ही होगा ना, आज तक क्या है? वो सही नहीं पैदा हो रही है। तो यही हुआ है, वहां ये जो गामा पार्टिकल जो रिलीज हुई, उनके बॉडी में ऐसा डैमेज कर दिया उन पार्टिकल्स ने, क्योंकि एटॉमिक एक्सप्लोजन से इतनी हाई एनर्जी पैदा होती है कि वो जो गामा पार्टिकल्स हैं, यस, उसने वहां की आने वाली जनरेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनमें म्यूटेशन कर दिया। आइए, बायोलॉजिकल डैमेज, अगेन कम डैमेज करेगा अल्फा, बीटा उससे ज्यादा करेगा, और गामा की तो खैर बात ही मत करिए। ये तो आज का डैमेज नहीं करेगा, आने वाली जनरेशन का भी डैमेज कर सकता है गामा पार्टिकल्स। क्या आपसे क्वेश्चन पूछूं? यस। अब आज का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, यस, आपको बताना है कि व्हाट इज द यूनिट इन विच द रेडिएशंस, यस, रेडिएशंस को मेजर करने की क्या यूनिट होती है? हाँ, यूनिट खोज करके, यस, सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस यूनिट को क्या कहते हैं, रेडिएशंस की यूनिट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो चेंज इन न्यूक्लियर की वजह से होती है, यस, न्यूक्लियस में चेंज की वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है, और अल्फा, बीटा और गामा, यस, ये रेडिएशंस निकलती हैं। क्या ये तीनों रेडिएशंस एक साथ निकलती हैं? एक सिंगल रेडिएशन में, जी हां, एक सिंगल रेडिएशन में अल्फा या बीटा, यस, दोनों में से कोई एक ही निकलती है। बट हां, गामा में कम आउट, यस, गामा में बी रिलीज्ड विथ अल्फा और बीटा। बट जब बाद में क्या होता है, रेडिएशंस पर दूसरी रेडिएशंस निकलती रहती हैं सिंगल रेडिएशन के बाद, तो ये कब तक चलेगी? क्या आप जानते हैं कब तक रेडिएशंस चलती रहेंगी? क्या ये इनफाइनाइट होगी? नहीं, जब तक कि न्यूक्लियस उसका स्टेबल ना हो जाए। तो चलिए आइए समझते हैं चेंज विद इन द न्यूक्लियस। किसके चेंज के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर चेंज, है ना, इन अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशंस। आइए, तो जब अल्फा, बीटा और गामा का रेडिएशंस हो रहा होता है, तो मैंने बताया उस समय न्यूक्लियस में चेंज होता है। इसीलिए किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज का, यस, हीटिंग का, लाइटिंग का, प्रेशर का, है ना, इवन टेम्परेचर का, कूलिंग का, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेडियो एक्टिव मटीरियल पर। वो अपना एमिशंस स्पॉन्टेनियसली, यस, वो एमिशंस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनके सिर्फ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से सिर्फ उसके बाहर के, यस, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। न्यूक्लियस जो कि एटम के सेंटर में होता है, याद है ना, न्यूक्लियस जो कि एटम के सेंटर में होता है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए वो, यस, वो जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वो एक केमिकल चेंज है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका चेंज? न्यूक्लियस का चेंज। यस, तो जब न्यूक्लियर में चेंज होगा तभी अल्फा, बीटा और गामा, यस, रेडिएशंस पैदा होंगी। आइए अब समझते हैं न्यूक्लियस में भी क्या बदलेगा। न्यूक्लियस तो मैंने कहा बदलेगा, पर न्यूक्लियस में क्या, आइए समझते हैं। तो जब एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा हो रही होती है, जब अल्फा का और बीटा का एमिशन हो रहा होता है, तो चेंज होने लगते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको याद होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, है ना। प्रोटॉन याद होगा, यस,
प्रोटॉन, मैं एक डायग्राम से आपको दिखा सकता हूं। प्रोटॉन यस पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यस इसके अंदर बदलाव हो रहा है, याद करिए, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलाव हो रहा है। बट जब एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस हो रहे हैं, है ना, तीसरा रेडिएशंस गामा रेडिएशंस है, तो क्या होता है, देयर इज चेंज ओनली इन द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आइए समझते हैं ये तीनों रेडिएशंस कैसे पैदा हुए। क्या तैयार है? चलिए एक एक रेडिएशंस करके वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्फा के बारे में। तो अल्फा एक पार्टिकल है यस, जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। कैसे है ये आपस में टाइटली बाउंड है, जैसे कि हीलियम पार्टिकल। हीलियम का देखिए He मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। तो हीलियम पार्टिकल ही अल्फा पार्टिकल है। यस, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। अगर यूरेनियम 238 अगर डिके करने लगेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, तो थोरियम रिलीज करेगा और हीलियम पार्टिकल रिलीज करेगा। यही हीलियम पार्टिकल हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल है। देखा। अब आते हैं बीटा पार्टिकल के बारे में। अब बीटा एमिशन के दौरान क्या होगा? जब एक न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस रेडियोएक्टिव नहीं हो सकता है, उसकी एक कोई खास प्रॉपर्टी है जिससे वो रेडियोएक्टिव कहलाता है। क्या आपको याद है? यस, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर किसी सब्सटेंस का अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर अर्थात उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा। ठीक सुना आपने, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा, अर्थात एक्टिविटीज पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे लेड के बाद आएंगे वो एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी, हाँ एक और प्रॉपर्टी भी उनमें, उन सब का न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा होता है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। नतीजा क्या होता है? वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। तो आइए उसी प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो जब क्या हो, प्रोटॉन अपने आप को ही चेंज कर ले। प्रोटॉन जो कि कोई चार्ज का नहीं होता है ना, वो अपने आप को चेंज करके क्या बना सकता है? न्यूट्रॉन अपने आप को चेंज करके बना लेता है प्रोटॉन, पर साथ में क्या रिलीज करता है? एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यही हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहलाता है बीटा पार्टिकल। गॉट इट? आइए एक रिएक्शन से देखते हैं। ये रहा न्यूट्रॉन, है ना, जो कि एक न्यूट्रल चार्ज का एलिमेंट है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, और क्या रिलीज कर रहा है? प्रोटॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। बट क्या हो रहा है? क्या एमिट आउट कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यही इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है बन जाता है बीटा पार्टिकल। तो बीटा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा और आखिरी रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। तो अल्फा और बीटा मैंने बताया जरूरी नहीं है कि एक साथ निकले। अगर एक सिंगल रेडिएशन है तो कभी भी एक साथ नहीं निकलेंगे, पर जब मैंने कहा रेडिएशंस चेन इफेक्ट में होते हैं तो अल्फा बीटा भी साथ में निकलते हैं, है ना। चेन मतलब होता है जब कंटिन्यूअस क्या होता है, रेडिएशंस चलते रहते हैं, और फिर क्या होता है, गामा रेडिएशन साथ में निकल सकता है। वो अल्फा के साथ भी निकल सकता है गामा रेडिएशन, और बीटा के साथ भी निकल सकता है। जब अल्फा और बीटा रेडिएशंस निकल रहे हैं तो गामा रेडिएशंस फॉलो करता है। ऐसा क्यों? अल्फा बीटा के बाद ही क्यों गामा निकलता है, पहले क्यों नहीं निकल आता है? क्वेश्चन है आपका ना, मैं समझ रहा था। तो क्योंकि अल्फा बीटा के निकलने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस से। क्या? अल्फा और बीटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चेन से होते हैं, और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियस के बीच में ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, ये जब न्यूक्लियस खुलता है, न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाता है तो खूब सारी एनर्जी छोड़ता है। ये जो एनर्जी है इसी का नाम है क्या? गामा।
ठीक है। तो गामा कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है कि आपको दिख जाएगा, समझ गए ना। तो गामा के पास न तो कोई मास है न तो कोई चार्ज है, बस है तो वो है हाई एनर्जी। इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस, यस, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंजरस गामा पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर यस सबसे ज्यादा है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत यस इमेंस डैमेज कर सकता है। और इसमें आयनाइजेशन, अर्थात ये जब पार्टिकल ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट ट्रेवल करता है, यस स्ट्रेट ट्रेवल करता है, डेविएट नहीं होता है। नतीजा क्या होता है, ये आयन बनने की शक्ति इसके अंदर नहीं है। आयनाइजेशन पावर इसका लीस्ट है, सबसे कम है। नतीजा क्या होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इसी में है। इसका ठीक रिवर्स कर दें तो अल्फा बन जाएगा। उसमें आयनाइजेशन पावर तो सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो डेविएट होकर के आयंस में कन्वर्ट हो सकता है ना, बट पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है। देखा, दोनों रिवर्स है ना, आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर। आइए अब समझते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं ये अल्फा बीटा गामा? जी नहीं, हमारे बहुत काम के हैं, हमारे बहुत यूज के हैं। आइए इनके कुछ यूजेस समझते हैं। पहला यूज मेडिकल यूज। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में गामा रेडिएशंस सुनने में तो आता है, मैंने कहा बड़ा नुकसान पहुंचाती है, याद है ना, बट यस कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत काम आती है, कैंसर सेल्स को भी किल कर देती है। और इवन कुछ ट्रेसर सॉल्ट्स होती हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर सॉल्ट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में और इवन क्लॉटिंग पता करने में, ब्लड क्लॉट पता करने में भी मदद करती है। ये बता सकती है कहां पर है क्लॉट एक्चुअली। और साइंटिफिक यूज क्या है इनका, यस ये साइंटिफिक भी बहुत काम आती है। जो पुराने मटेरियल्स, ये जो धरती के अंदर पुराने धरती से निकाले गए प्लांट्स, फॉसिल्स है ना, उनकी एज पता करनी हो तो भी क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक, यस कार्बन डेटिंग टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको डायनासोर आप लोगों ने तो देखा ही होगा, यस जुरासिक पार्क मूवी देखी है ना, देखिए तुमने जुरासिक पार्क ना, यस। तो डायनासोर कहां से आ गया? क्या जमीन से जिंदा निकले थे क्या? नहीं, जमीन से तो उनके सिर्फ फॉसिल मिले थे, बट हमने फॉसिल से बता दिया कि ये 650 मिलियन साल पुराने क्रिएचर है। देखा, तो कैसे बता पाए कि इतने पुराने हैं, 650 मिलियन साल पहले पाए जाते थे? तो वो थी कार्बन डेटिंग टेक्निक। गॉट इट? तो साइंटिफिक यूज है उसका। आखिरी यूज है इंडस्ट्रियल यूज। यस, इंजीनियर्स इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं इंजीनियर्स? कलेक्शन ऑफ चार्ज को हटाने के लिए। जब मशीन पार्ट्स बहुत ज्यादा चलने लगते हैं, फ्रिक्शन करने लगते हैं, चार्ज एकत्रित होने लगता है, तो यस वो क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके उनके चार्ज को रिमूव करते हैं। और इवन थिकनेस ऑफ द पेपर, प्लास्टिक और अदर मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए भी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में। आई होप यस मेरे पढ़ाए कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो यस लाइक बटन प्रेस करो। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूं आप अपने भी यस इन वीडियोस को देखिए, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी। यस क्या प्रॉब्लम है, यस आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ सेकंड निकालने हैं और अपने क्लासमेट्स को, अपने एक फ्रेंड को यस इसका लिंक भेजना है और उनको कहना है प्लीज एक बार देखिए, हेल्प देम, मदद करिए उनकी। याद रखिएगा, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। यस, क्योंकि मदद करने वाला हमेशा बड़ा होता है। सो हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प मी, यस, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं ये सारे नोट्स और सारे वीडियोस आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मिलती रहें तो हाँ, डू ज्वाइन मी इन व्हाट्सएप। मैंने आपके लिए स्पेशली क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, जी हाँ, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, नाम है सुपर स्टार्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली चैट में ज्वाइन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यस फेसबुक में भी यस आप चाहते हैं कि ज्वाइन करके, यस फेसबुक में भी ग्रुप का नाम यही है, सुपर स्टार्स आईसीएसई क्लास 10, इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप जाएं यस और फेसबुक वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर समय हर वक्त आपको मेरे सारे नोट्स, वीडियोस है ना और सारे लेसन्स उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए एक लास्ट पार्ट और देखते हैं और इस चैप्टर को वाउंड अप करते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था कि आपके और मेरे आसपास क्या हर समय रेडिएशंस हैं? आइए उन रेडिएशंस के बारे में हम जानते हैं। उनको कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस।
the radioactive radiations to which we all are exposed. Yes, हम सब, आप, मैं, हर कोई इस रेडियोएक्टिव मटेरियल के हुए बिना भी, यस, हमारे आसपास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है चाहे नहीं है, हम सब इससे एक्सपोज्ड हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल रेडियोएक्टिव सोर्स। तो कहां से आ रहा है रेडियोएक्टिव मटेरियल? तो यस, ये मटेरियल इंटरनल सोर्स से भी है और एक्सटर्नल। यस, हमारे और आपके अंदर भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है। आइए उस मटेरियल को जानते हैं। कार्बन 14 और पोटेशियम 40। यस, ये दोनों ही रेडियोएक्टिव मटेरियल हमारे और आपके सबके शरीर में यस मौजूद है। और एक्सटर्नल तरीका क्या है? यस, रेडियो, यस, सोलर रेज या रेडिएशंस या कॉस्मिक रेज, ये एक्सटर्नल रेडिएशंस है। याद रखिएगा, आप, मैं, कोई भी इन रेडिएशन से बच नहीं सकते। तो क्या हमें इससे नुकसान हो रहा है? जी नहीं, हमें इसमें नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है इन रेडिएशंस के द्वारा क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम है। यस, इनका अमाउंट बहुत ही कम है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। तो ये हार्मफुल रेडिएशंस जो कि इसके अलावा, बैकग्राउंड तो मैंने कहा हम सह लेते हैं, पर हार्मफुल रेडिएशंस जो अल्फा बीटा गामा के रूप में है। यस, तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां अगर क्या हो, टाइटली क्लोज बिल्डिंग ना हो, यस, प्रॉपरली शील्डेड और एयर टाइट बिल्डिंग ना हो, प्रॉपरली कवर्ड ना हो, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल के रिलीज होने का भी खतरा है, जो कि एयर के द्वारा या हवा के द्वारा दूर दूर तक और आसपास के लोगों को भी, यस, उन सब की जान को खतरा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में वैसे भी कई बार एक्सप्लोजन हो चुके हैं। यूक्रेन में एक ऐसा ही, यस, 1986 में रशिया में यूक्रेन में एक चेर्नोबिल पावर प्लांट था। यस, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था और वो जब एक्सप्लोड हुआ तो यस, पूरा पावर प्लांट ही क्या हो गया, उड़ गया और आसपास के कई किलोमीटर्स तक, यस, दूर दूर तक क्या हुआ, रेडिएशंस उसके फैल गए। तो यस, मैंने बताया न्यूक्लियर, यस, एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। और कहां से रेडिएशंस आ सकते हैं? न्यूक्लियर वेस्ट से आ सकते हैं। एक बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रॉड्स यूज हुई हैं, जो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, है ना, अर्थात रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो रॉड्स यूज हुई हैं, उनके बाद क्या होगा उनका, बस वो रेडियोएक्टिव वेस्ट भी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। और कहां से आ सकता है? यस, मैंने बताया था कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, इवन एक्सरेज हैं। जब हम अपने, यस, जब हड्डियां टूट जाती है हमारी तो हम एक्सरे कराते हैं ना, यस, वो भी एक तरह के क्या है, यस, हार्मफुल रेडिएशंस हैं। आइए इसका इफेक्ट जानते हैं। यस, हार्मफुल रेडिएशन जान गए कहां से आ रही हैं, सोर्सेस तो जान गए, पर क्या, यस, क्या इसका इफेक्ट होता है? तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये हो सकता है कि डायरिया हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है? यस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हो सकता है कि लोगों को कैंसर भी हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है। और आप जानते हैं सबसे बुरा इफेक्ट कौन सा है? यस, जेनेटिक इफेक्ट। ये सबसे बुरा इफेक्ट है। क्या बुरा है इसमें? आप जानते ही हैं, इसमें म्यूटेशन तक हो सकता है, अर्थात उनकी जो जीन्स है वो भी मॉडिफाइड हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा? उनकी आने वाली जनरेशन भी डिफेक्टेड या डिफॉर्म्ड, टेढ़ा मेढ़ा पैदा होंगी। तो हम तो पहुंचा रही हैं ये रेडियो वेव्स, क्या हम अपने आप को बचा भी सकते हैं इससे? क्या इसके सुरक्षा के कुछ उपाय हैं? हाँ, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है, यस, कुछ सावधानियां हैं जिसे हम ध्यान कर सकते, न्यूक्लियर एनर्जी के रिलीज के समय यूज कर सकते हैं। आपने यस, दिवाली में पटाखे तो जलाए होंगे, है ना? तो पटाखे, यस, पटाखे तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, वो शोर करेंगे ही करेंगे। अगर आपने लापरवाही बरती तो हाँ, आपका हाथ जल सकता है, यस, आग लग सकती है ना? तो उसी तरह से ये भी है, ये भी न्यूक्लियस जो सब्सटेंस है न्यूक्लियर चेंज कर रहे हैं, ये रेडिएशंस भी नुकसान कर सकती हैं। फायदे की चीज तो है, याद रखिएगा, है ना? बट यस, इसका सही यूज होना चाहिए। तो क्या सेफ्टी मेजर लेंगे जब हम क्या करेंगे? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, है ना, तो बनाते ही समय, यस, उस समय बनाते समय ही जो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे उसको बहुत टाइटली, यस, बहुत अच्छे से कवर करेंगे लेड और स्टील की दीवार से। लेड से क्यों? लेड से क्यों, कभी सोचा आपने? क्योंकि लेड एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल है। इससे क्या करते हैं, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम हो जाती है उनकी। तो लेड के और स्टील की दीवारों से बना चाहिए रिएक्टर। और क्या खास बात है, एयर टाइट बिल्डिंग में होना चाहिए। यस, एक ऐसी बिल्डिंग जो ऊपर से क्या हो,
कंक्रीट की, कंक्रीट यस, ईंट और सीमेंट की ढलाई से बनी बिल्डिंग, कंक्रीट की यस, है ना, ऐसी बिल्डिंग के अंदर हो तो सेफ्टी रहेगी, जहां पे अर्थक्वेक, फायर और अदर चीजों का डर ना हो। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट को। शायद आपको पता भी हो कि जितने भी डेवलप देश है, अमेरिका, रशिया, जापान, इसमें आज मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हमारे देश में अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स यस, जो बिजली घर कोल से और गैस से चल रहे हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अभी हमारे देश में यस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कम बने हैं। आइए, सेफ्टी मेजर व्हाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर हमें यूज करना पड़े यस, जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इसका यस यूसेज करें। तो पीपल शुड वियर लेड एप्रॉन यस, ऊपर से उनको क्या करना चाहिए, लेड का एक क्या आता है यस एप्रॉन पहनना चाहिए। अगर आप में से किसी ने यस अपने हाथ का यस एक्सरे कराया हो यस, तो आप देखेंगे कि जो एक्सरे करने वाला व्यक्ति होता है कुछ एक लेड का कपड़ा पहन लेता है, एक मोटा सा क्या होता है जैकेट या कोट टाइप का पहन लेता है ना, या इवन पेशेंट्स को भी ऊपर लेड पहना देते हैं, इसीलिए पहना देते हैं लेड, ठीक है, ताकि रेडिएशंस का हार्मफुल इफेक्ट को क्या किया जाए, कम से कम किया जा सके। और क्या कर सकते हैं, लेड के ग्लव्स यूज कर सकते हैं यस, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लव्स पहन लेते हैं लेड के पर। और क्या करना चाहिए उनको हैंडलिंग के दौरान, दे शुड यूज लॉन्ग लेड टोंग, टोंग यस चिमटा, टोंग TONG टोंग, लेड के बने चिमटे। जब उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल उठाना है तो हाथ से नहीं उठाएंगे, एक लंबे से चिमटे, चिमटा यू नो, आगे से जो वहां से उठाने के लिए मटेरियल होता है यस, पकड़ने के लिए यस, तो वो लॉन्ग लेड के बने चिमटे हो ताकि उनके हाथ में रेडियो एक्टिव मटेरियल टच ना कर सके। एंड लास्ट, सेफ्टी मेजर इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो एक बार मैंने कहा न्यूक्लियर वेस्ट पैदा हो गया यस, एक बार मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर से यस, जहां पे बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, वहां से जो न्यूक्लियर मटेरियल बचा है ना, डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसका कैसे डिस्पोजल करें। तो इवन हॉस्पिटल से भी, इवन लैब से भी, जहां पे टेस्टिंग होती है वहां भी बहुत सारे यस रेडियो एक्टिव मटेरियल पैदा होते हैं, तो उनका डिस्पोज ऑफ करना बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी आप खुले में इसको नहीं छोड़ सकते, वरना आसपास के लोगों को रेडिएशन से बीमारियां होने लगेंगी, है ना। तो क्या करना चाहिए, इट मस्ट बी केप्ट इन थिक कास्क, मोटे से यस एक थिक से कास्केट के अंदर रखना चाहिए, बॉक्स आता है लेड का, उसमें रखना चाहिए, और उस बॉक्स को क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड स्टोर में जाके बरीड कर देना चाहिए। जमीन के नीचे गहरी खान होती है यस, जो माइंस, जो कोल माइंस अब बंद हो चुकी है, जिसमें ऐसा कोल नहीं निकल रहा है यस, उसमें भी जाके इनको दफन किया जा सकता है, इनको वहां जाके गाड़ा जा सकता है। बट याद रखिएगा, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क यस, न्यूक्लियर वेस्ट अगर क्या हो अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाए, सॉइल और एयर में मिल जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यस आप नोट्स बना रहे हैं, साथ में नोटबुक्स लेके बैठे हैं। याद रखिएगा, टुगेदर वी कैन यस, आप मेरा साथ देंगे तो आई प्रॉमिस यू आपको सारे यस क्लास 10th ICSE बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय।